गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड आपके टेक्स्ट बुक का जो इंग्लिश का चैप्टर है द ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है जो पास के जो भी नज़ारे रहे हैं। नज़ारे का मतलब यहाँ पर जो पास्ट है वो कैसा था और उसका थोड़ा छोटा छोटा मतलब जो एक आइडिया आपको दिया जा सकता है, वो इस चैप्टर में देने की बात चल रही है। तो इसमें कई एपिसोड्स हैं, कई इवेंट्स हैं जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। अब जो अगला इवेंट है वो है डिससेटिस्फैक्शन का, और ये डिससेटिस्फैक्शन का जो इवेंट था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये डिससेटिस्फैक्शन का इवेंट जो था ये 1835 से लेके 56 के बीच का रहा है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 21 साल के आसपास का मामला है। डिससेटिस्फैक्शन बिल्कुल छाया हुआ था। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट है, पास्ट में क्या क्या हुआ उसका एक छोटा सा आपको एक जो है वो जिस दी जा रही है, उसका एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जा रहा है कुछ अलग अलग एपिसोड्स के जरिए। इससे पहले आपने कई एपिसोड्स और भी पढ़े हैं। आपने जैसे राइट ऑपरेशंस पढ़ा है, उसके अलावा राम मोहन रॉय जो 1972 से 1833 के बीच का जो एपिसोड है, राम मोहन रॉय जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और पैट्रियट थे, उनके बारे में आपने। फिर ब्रिटिश रूल जो उसकी शुरुआत या जो एक मामला था वो 1765 से लेके 1836 तक रहा। तो ये जर्नल एपिसोड्स हैं, कुछ कॉमन एपिसोड्स हैं। जब हम अपने देश की आज़ादी की बात करते हैं तो ये सारे एपिसोड से ही मिलकर के देश हमको आज़ाद मिला या देश हमें आज़ाद मिला। ये सब कुछ हुआ, डिससेटिस्फैक्शन ना हुआ होता तो शायद देश आज आज़ाद ना हुआ होता। और उसी की वजह से द स्पार्क्स मतलब फिर होगा चारों तरफ जो है आग जल गई, एकदम बिल्कुल तूफान जैसा छा गया, है ना, बिल्कुल एकदम चिंगारियां जो हैं वो सुलग उठी। और ये कुछ वक्त था 1955 और 57 का, जिस वक्त आपके जो मंगल पांडे थे, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे इंडिया में, कहते हैं कि सबसे पहले आज़ादी की मशाल उन्होंने जलाई और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। यहाँ तक जो उनके आर्म्स थे, जैसे आपको पता होगा वो आर्म्स जो देते थे, जैसे बंदूक देते थे, उसमें जो 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 एक बुलेट आती थी, वो बुलेट जो थी वो गाय के गोश्त और गाय के जो जो आपका उसका बोल सकते हैं हिस्सा होता है, सॉरी सुअर का जो हिस्सा पिक से जो है वो आपके वो उसका क्या नाम बुलेट बनाई जाती थी। तो उसका उसका अपोजिशन करना ये वहीं से शुरू हुआ। मंगल पांडे ने इसको शुरू करा क्योंकि वो पहले जो अंग्रेज़ों की जो एक टीम थी, जो एक ट्रूप था, उसमें वो थे। लेकिन बगावत उन्होंने करी कि नहीं, अभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें जाना है और उनकी ये जो बर्बरता है, उनकी जो ज़्यादती हैं, उसको हमको नहीं झेलना है। तो ये ऐसे एपिसोड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, और ये इस वजह से भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ही पता होना चाहिए कि आपको आज़ादी जो मिली है वो वाकई कितने मुश्किल वक्त से जो पुराने लोग, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो गुजरे हैं, उनके वजह से ये आज़ादी आज हमें नसीब हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही है जो आपको आज नया एपिसोड डिससेटिस्फैक्शन जो मैंने बताया उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब डिससेटिस्फैक्शन में क्या था ये हम आते हैं और इसको हम आपको समझाते हैं। ये वो दौर था जब एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। अगर एजुकेशन इंडिया में थी तो जानते कैसे थी, वो जो पर्शियन लैंग्वेज होती है उसमें, और संस्कृत थी इसमें थी। इन 1835 Englishman named Mackley suggested a change. मैकले बहुत बड़े राइटर हुए, राइट। तो जो एजुकेशन मतलब मैं 1935 से 56 के बीच की बात कर रहा हूँ। डिससेटिस्फैक्शन क्या था, किन चीज़ों को लेकर के था, वो बता रहे हैं। एजुकेशन जो इंडिया में थी वो पर्शियन
में थी, जो पर्शियन लैंग्वेज होती है और संस्कृत लैंग्वेज होती है उसमें थी। 1835 में एक इंग्लिश मैन थे, एक अंग्रेज थे जिनका नाम मैकले था। उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया था, और सजेस्ट उन्होंने क्या किया वो समझे। उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी उनका सजेशन था, जो भी हमारे नेटिव्स हैं, आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं, जो भी पर्शियन को जानते हैं, संस्कृत को जानते हैं, राइट, उनको हमको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो नेटिव्स का मतलब रहता है नेटिव लैंग्वेज होती है, राइट, या एक रीजनल लैंग्वेज होती है, और कहीं ना कहीं हर जगह की अपनी लैंग्वेज बदलती रहती है। हिंदी होती है लेकिन हिंदी में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। तो उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो उन जगहों पर रहने वाले, उनके आजू बाजू जो रहने वाले लोग थे, या उनके राज्यों में जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि इनको कोई किसी सूरत से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश, हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सो मैकले ने सजेस्ट किया कि क्यों ना नेटिव्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेन किया जाए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में लीड किया जाए। तो उस पर जो जो उनके सहपाठी थे, जो उनके कलीग थे, जिनके साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और इस बात पर वो एग्री कर रहे थे। तो यहीं से इंग्लिश का दौर एक तरह से कह सकते हैं फलने और फूलने लगा, और अंग्रेजी को बढ़ावा जो है वो मिलने लगा था। अब हम आगे थोड़ा सा आते हैं कि अब इसका असर क्या हुआ जो हमारे इंडियंस जो थे, जो राजा महाराजा थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का भी एक दौर था, और उस वक्त के जो राजा थे, जो इंडियन किंग्स थे, जो राज्यों पर राज करते थे, तो उनका भी एक दौर था जब ये सजेशन उनका गया, क्योंकि अंग्रेज़ी को वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज मान चुके थे अंग्रेज़ चाहते थे कि अगर हमें देश पर या और देशों पर राज करना है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह होगी इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमें लोगों को जो है वो मजबूर कर देना चाहिए कि अगर अंग्रेज़ी नहीं तो कुछ नहीं। जैसे आज के वक्त में, आज आप देखिए, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, आप कहीं पर भी हो, आपको जो कुछ भी पढ़ना होगा वो इंग्लिश में पढ़ना होगा। आप बड़ी से बड़ी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई ले लीजिए, बड़ी से बड़ी आप मेडिकल की पढ़ाई ले लीजिए, बड़ी से बड़ी आप जो है वो उसका क्या नाम है, रिसर्च की पढ़ाई ले लीजिए। आज कोई पढ़ाई इंग्लिश के बिना ही नहीं। तो आप भी सोचिए कितनी बड़ी उनकी स्ट्रैटेजी थी, कितनी बड़ी पॉलिसी थी। भाई हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, उसको बिल्कुल एक सिस्टम में डाल दिया। अंग्रेज़ी को ऐसा सिस्टम में उतार दिया कि बड़ी से बड़ी किताबें इंग्लिश में आती हैं। आज उसी का असर देखने को मिलता है कि हिंदी को सिर्फ बोलने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, और अंग्रेज़ी को बोलने वाले लोग जो है वो करोड़ों में हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी लैंग्वेज बोली जा रही है आज के वक्त में, इवन इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी लैंग्वेज हिंदी के बाद बोली जा रही है तो वो इंग्लिश बोली जा रही है। और वो भी एक काफ़ी हद तक एक मजबूरी हो चुकी है कि अगर आप अंग्रेजी से दूर रहोगे तो आप अपने करियर से दूर हो जाओगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। और ये कब की स्ट्रैटेजी थी, आप सोच के देखिए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी 1835 से और 56 के बीच की शुरुआती, मतलब 1835 से उन लोगों ने ये अहद कर लिया था, इस तरीके की उन्होंने सोच बना ली थी कि अब जो है वो अंग्रेजी को हमें आम कर देना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हम राज कर रहे हैं, जिन जिन देशों पर राज कर रहे हैं, वहाँ के नेटिव्स को भी हमें अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए बताना है और उनको मजबूर कर देना है। देखिए इतना ये लोग स्ट्रैटेजी करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद है, अब इस पर जो वहाँ के, जो अपने इंडिया के जो राजा महाराजा थे, उनका क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them। जो अब भाई जाहिर सी बात है कि जहन तो अपने राजा महाराजाओं का भी था, लेकिन इनके अंदर जो कमी थी वो कमी इस बात की थी कि बस ये अपने आराम में और अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जब ये मामला आया कि संस्कृत को बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म करने की बात आने लगी, जो पर्शियन हमारे वहाँ चल रही थी उसको ख़त्म करने की बात आने लगी, और अंग्रेज़ी को बढ़ावा देने की बात आने लगी, उसको प्रमोट करने की बात आने लगी, तो इन लोगों ने आपस में जो सलाह या मशवरा करा, उससे ये इनको समझ में आ गया
कि ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। ये ऐसा इस वजह से करना चाह रहे हैं कि ये अपने लिए क्लर्क्स को डिप्यूट कर सके। अब क्लर्क्स का मतलब क्या होता है कि जैसे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज, और उन राज्यों के अंदर जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर सैकड़ों जो हैं वो हमारे इंडियंस काम कर रहे थे। आर्मी में बहुत से इंडियंस काम करते थे, ऑफिसर्स में बहुत से इंडियंस काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों की ये सोच थी कि क्लर्क्स वगैरह बाहर से ला करके तो आप नहीं काम करा सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से क्लर्क आएगा तो महंगा आएगा। तो उन्होंने ये सोच उस वक्त से बना ली कि हम यहीं के क्लर्क्स को अंग्रेजी सिखा करके उनसे जो हमारा अपना काम है वो हम कराएंगे और उनको कम से कम पैसे दे देंगे। तो ये बात राजा महाराजाओं को समझ में आई, और उन्होंने कहा कि इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इंसिडेंटली उन्होंने ये भी बात रखी, मतलब इंसिडेंटली का मतलब ये एक इंसिडेंट हो जाएगा कि जब ऐसे क्लर्क्स बनेंगे जो अंग्रेजों की तरफ से तनख्वाह लेंगे, अंग्रेजों के लिए काम करेंगे, तो जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा होंगे, राइट, या जो इस जनरेशन के जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो जाहिर सी बात है कि उसकी तो बुराई नहीं करेंगे जो उनको पैसा दे रहा है, उनको जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो उनको रास्ता दे रहा है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं फेवर करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। उन्होंने कहा कि हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट जरूर करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। और उनकी जो बुनियादी जो एक ज़िंदगी है, जो मटीरियल कंडीशंस है, जहाँ पे उनको जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं, तो वो उनको हम कोई सूरत से अरेंज कराएं, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। मटीरियल कंडीशंस का मतलब हर आदमी को 3 वक्त का खाना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको सर छिपाने की जगह चाहिए, तो मटीरियल कंडीशंस है, तो ये भी इम्प्रूव हमें कराना चाहिए। एंड फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड करा कि हमको जो अपनी शिकायतें हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जरूर पहुंचानी चाहिए। अब इसके बाद अगला एपिसोड आता है कि इन 1956 द ब्रिटिश हैड कंक्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। बताइए 56 में, बताइए, उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया पर जो है वो पैठ बना ली थी, पूरी तरीके से इंडिया पे पैठ बना ली थी। अब इसमें आप देखिए, मैप देखिए, इंडिया का मैप दिखा है, येलो से स्टेट्स और ब्रिटिश एरिया जो उन्होंने दिखाया है, आप देखिए ना कितना रेड एरिया जो है वो आपका छाया हुआ है। यानी कि इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ऑलमोस्ट प्लेसेस पर या ज्यादातर जो होल ऑफ इंडिया था उस पर अंग्रेजों का राज हो चुका था। अब वो जो सोच रहे थे और जैसा सोच रहे थे वो वैसा ही करने वाले थे, उससे अलग उनका कोई भी इरादा नहीं था। यानी कि अब उन्हीं के रूल होने वाले थे, उन्हीं के जो है वो लॉज होने वाले थे। तो इसके आगे हम जैसे लोगों को तो परेशान होना था, हमारे पूर्वजों को तो परेशान होना था। उसके बाद आगे का आता है, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्होंने ज़्यादा नहीं परवाह करी, उन्होंने थोड़ी बहुत परवाह करी जो हमारी आपकी थी। उन्होंने कहा कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। ये आपस में जो वहाँ की जो आम जनता थी, पब्लिक थी, उन लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ये जो राजा महाराजा हैं तो उनके पपेट हैं अंग्रेज़ों के, और हमारी अपनी जो पुरानी जॉब्स है वो खो चुकी हैं, और ये जो राजा महाराजा हैं गुलाम हैं। वो अंग्रेज जो राजा महाराजाओं को कहते थे, वही राजा महाराजा अपनी जो प्रजा होती थी उससे वो काम कराने के लिए उनको कहीं ना कहीं जो है फोर्स किया करते थे। लैंड्स के साथ भी ये इशू था, एंड दे आर कन्वर्टिंग अ ब्रदर्स। वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट भी करने लगे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। मतलब अब वो आपस में एक तरह की बात होती थी कि ये लोग सिर्फ बात करते हैं, बल्कि इनको कुछ कोशिश करनी चाहिए, ये जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको ड्राइव आउट करने में। तो ये आपका एक एपिसोड जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये है 1935 से लेके 56 डिससैटिस्फैक्शन को लेकर के। आगे मैं आपको इसके बारे में कल फिर पढ़ाऊंगा, और वो भी एक बहुत खूबसूरत एपिसोड है द स्पार्क्स 1955 और 57 का। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।